हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप एमबीबीएस इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को सिर्फ ड्यूटी और वर्कलोड का साल समझते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर आप इंटर्नशिप को स्ट्रेटजिकली यूज किया तो बिना ड्रॉप लिए भी नीट पीजी या INI-CET को क्रैक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट 12 मंथ रोड मैप दूंगा। पोस्टिंग वाइज स्ट्रेटजी, डेली शेड्यूल, स्टडी रिसोर्सेज क्या होने चाहिए आपका, ग्रांड टेस्ट प्लानिंग और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप इंटर्नशिप के साथ रियलिस्टिकली फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि इंटर्नशिप अटेम्प्ट इतना वैल्यूएबल क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप इंटर्नशिप के दौरान एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आप अपने करियर का लगभग 1.5 साल सेव कर सकते हैं। दूसरी बात कि नीट पीजी कोई थियरी राइटिंग एग्ज़ाम नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 3.5 आवर्स में 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं और इंटर्नशिप के दौरान जो रियल पेशेंट्स, रियल केसेस और रियल डिसीजन मेकिंग आप देखते हैं वही कॉन्सेप्ट को परमानेंटली याद करा देता है। तो इसीलिए आपको इंटर्नशिप को बर्डन नहीं समझना है, आपको उससे सीखना है, उससे आपको स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। और बिलीव करिए, हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स अपियरिंग में नीट पीजी और INI-CET क्रैक करते हैं। सो यस, यू कैन डू इट टू। अब बात करते हैं इंटर्नशिप स्ट्रक्चर की। तो NMC के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप में टोटल 14 पोस्टिंग्स होती है, लेकिन सभी पोस्टिंग एक जैसी नहीं होती है। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी सबसे हेक्टिक पोस्टिंग होती है। यहाँ इमरजेंसी ड्यूटीज़, वार्ड वर्क और नाइट कॉल बहुत ही कॉमन होते हैं। दूसरी तरफ कम्युनिटी मेडिसिन, साइकेट्री, ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी रिलेटिवली लाइट पोस्टिंग्स है, जिसमें कि आपको हर पोस्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ने का मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो हर पोस्टिंग में सेम स्टडी टारगेट रख देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? बस फ्रस्ट्रेशन होता है, बर्नआउट होता है और गिल्ट होता है। इसलिए स्टडी प्लान हमेशा पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो मैं इंटर्नशिप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी हार्ड पोस्टिंग्स, जिसमें कि मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स, गायनी होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे ही पढ़ने का टाइम मिल पाता है। दूसरी कैटेगरी मीडियम पोस्टिंग्स, जिसमें आपको पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, कैजुअलिटी और एनेस्थीसिया ये सारे पोस्टिंग्स होते हैं। यहाँ आपको 2 से 3 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी टाइम मिल जाता है। और तीसरी कैटेगरी लाइट पोस्टिंग्स, जिसमें ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन ये सारे पोस्टिंग्स होते हैं। तो ये पोस्टिंग आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ आप 4 से 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखिए, पोस्टिंग की इंटेंसिटी समझ गए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन प्लान कर लिए तो आपका प्रिपरेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स, गायनी पोस्टिंग्स में पढ़ना कैसे है। सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ना बंद करिए। इंटर्नशिप के दौरान रॉबिन्स या बेली शुरू करना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय आप रेजिडेंट्स से सीखिए। जो भी आपके PG रेजिडेंट्स होते हैं वो कुछ भी सिखाते हैं, आप उनसे सीखिए। वार्ड में जितने भी केस अटेंड करते हैं उसको आके पढ़िए, उनसे सीखिए, ठीक है। OT ऑब्जर्व करिए, ड्रग चार्ट समझिए और जब भी फ्री टाइम मिले तो रैपिड रिवीजन वीडियो या प्रिंटेड नोट्स को रिवाइज करिए। और जो भी आप पढ़ के गए हैं, जैसे कैनुला का साइज़ पढ़ के गए हैं, कैनुला का कलर कोडिंग पढ़ के गए हैं, RT का कलर कोडिंग पढ़ के गए हैं, तो जब भी आपको वार्ड में दिखता है किसी भी पेशेंट के हाथ में कैनुला, तो उस कैनुला के साइज़ को रिमेंबर करिए कि ये किस साइज़ का कैनुला लगा हुआ है, तो उससे आपका मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरह RT, फोलीज ये सारे चीज़ आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो तुरंत स्ट्राइक करेगा और उससे टाइम आपका बचेगा, ठीक है। और बीच बीच में आप 25 से 30 MCQ ज़रूर सॉल्व करिए। अगर आपको 15 मिनट भी मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि
बिजी डे डोंट डिस्ट्रॉय प्रिपरेशन, लॉन्ग ब्रेक डू। अब बात करते हैं मीडियम ड्यूटी पोस्टिंग्स की। ये पोस्टिंग्स आपकी प्रिपरेशन का बैकबोन है। यहाँ आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी टाइम होता है। इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि मॉर्निंग में फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़िए। ड्यूटी के बाद पैथो या क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक्स कंप्लीट करिए और रोज़ मिनिमम 50 to 60 MCQ सॉल्व कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस, हर महीने कम से कम एक ग्रांड टेस्ट जरूर दीजिए। जीटी देने का पर्पस मार्क लाना नहीं होता है। जीटी का पर्पस होता है कि अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। और अगर आप जीटी को सही से एनालाइज करते हैं, अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करते हैं, तो आपका रैंक ज़रूर इम्प्रूव होगा। जीटी में भी अच्छा रैंक आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एंकी फ्लैश कार्ड या रैपिड रिवीजन नोट्स यूज करते हैं तो उसे यूज करिए, क्योंकि छोटे छोटे टाइम्स ब्लॉक ही इवेंचुअली बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आती है इंटर्नशिप की सबसे वैल्यूएबल पोस्टिंग, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन। ये वो टाइम है जहां आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल ड्यूटी जनरली 9 से 5 होती है। उसके बाद आपके पास लगभग 4 से 6 घंटा टाइम आपको मिलता है, जिसमें कि आप डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हैं। इस पीरियड में शॉर्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट करिए या जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट बचा हुआ है वो सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। और अगर आपका कुछ फर्स्ट या सेकेंड ईयर का कुछ बैकलॉग्स है तो उन्हें भी इस फेज में कंप्लीट कर सकते हैं। हर मंथ आपको ग्रांड टेस्ट देना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड मैप्स या छोटी कॉपी बनाना शुरू करिए, जिससे कि आपको अंतिम फेज में आपका रिवीजन जल्दी हो सके। ठीक है, यही नोट्स आपके एग्जाम से पहले आपकी लाइफ सेवर बनेंगे। अब बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। तो प्रिपरेशन को बिना प्लानिंग के स्टार्ट करना मतलब बिना मैप के जर्नी करना होता है। इसीलिए मैं प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला फाउंडेशन फेज, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। उसके बाद रिवीजन फेज, जहाँ आपको वीक टॉपिक्स पे काम करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और फाइनल फेज ग्रांड टेस्ट, एरर एनालिसिस और रैपिड रिवीजन करना है और एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करना है आपको। याद रखिए, प्लानिंग के बिना मेहनत सिर्फ बिजी रखेगा, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रैंक दिलाएगा। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट्स करते हैं, प्लेटफॉर्म हॉपिंग। आज मैरो, कल प्रिपलैडर, परसों टेलीग्राम पीडीएफ्स और रिजल्ट कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेरा एडवाइस बहुत सिंपल है, एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म चूज करिए। अगर आप मैरो यूज करते हैं तो उसी को कंप्लीट करिए। प्रिपलैडर यूज करते हैं तो उसके नोट्स और स्नैपशॉट्स को कंप्लीट करिए। रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंप्लीशन, और कंप्लीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। वन प्लेटफॉर्म मल्टीपल रिवीजन्स, यही विनिंग स्ट्रेटजी होती है। तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनाना है। तो आपका डेली रूटीन प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल शेड्यूल देखते हैं कि अगर आपका पोस्टिंग्स मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स गायनी में है तो आपको सुबह से शाम तक कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए और क्या क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए। सुबह से शाम आप हॉस्पिटल में रहते हैं और कभी कभी आपका नाइट पोस्टिंग्स भी लगता है, तो अगला दिन पूरा बेकार हो जाता है। तो जब भी आप हॉस्पिटल में रहते हैं, चाहे वो नाइट में हो या डे में हो, तो आप रेजिडेंट से क्वेश्चन पूछिए, केस डिस्कशन करिए, और अगर केस डिस्कस हो रहा है तो उसे अटेंड करिए। वार्ड में जो भी पेशेंट्स आप देखते हैं उस टॉपिक को आप रात को उस डिजीज़ को रिवाइज करिए, और डिनर के बाद 2 से 3 रैपिड रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में उस दिन के क्लिनिकल केसेस को कोरिलेट करिए। बिलीव मी, क्लिनिकल कोरिलेशन से जो कॉन्सेप्ट याद होते हैं वो कभी ईजिली नहीं भूल पाएंगे आप। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि स्लीप को सैक्रिफाइस मत करिए। 6 से 7 घंटे का स्लीप लेना ही लेना है आपको। ठीक है, अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं ले पाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपका प्रिपरेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं लाइट पोस्टिंग्स की।
तो ये इंटर्नशिप का सबसे प्रोडक्टिव फेज होता है। अगर आप ENT, साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी या डर्मेट पोस्टिंग्स में हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 घंटे तो आराम से निकल जाता है पढ़ने के लिए। तो हॉस्पिटल ड्यूटी के बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर एक अनइंटरप्टेड 3 आवर डीप स्टडी सेशन करिए। इस टाइम में आपको कोई नए टॉपिक कंप्लीट करने हैं। डिनर के बाद आपको 50 से 60 MCQ सॉल्व करने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आपका ऑफ ड्यूटी है तो उस दिन को वेस्ट मत करिए, 8 से 10 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी करिए। और अगर आपका ग्रांड टेस्ट देने का दिन है तो आप उस दिन ग्रांड टेस्ट दे के अपने आप को टेस्ट करिए और ग्रांड टेस्ट को सेम डे एनालाइज करिए, ठीक है। यही आपको एवरेज एस्पिरेंट से अलग बनाएगा। अब एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़िए। जैसे आपका मेडिसिन पोस्टिंग चल रही है तो आप मेडिसिन ही पढ़िए। वार्ड में जो केस देख रहे हैं उन्हीं डिजीज़ को पढ़िए और MCQ सॉल्व करिए। सर्जरी पोस्टिंग्स में आप हैं तो आप OT ऑब्जर्व करिए और सर्जिकल एनाटॉमी रिवाइज करिए, एग्जामिनेशन टेक्निक सीखिए। और अगर आप ऑब्स गायनी पोस्टिंग में हैं तो लेबर रूम्स के एक्सपोजर के साथ आप फार्माकोलॉजी रिवाइज करिए। जितने भी आप केसेस देखते हैं वार्ड में, उस दिन वापस आकर उस नोट से आपको रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो चीज़ आप हॉस्पिटल में देखते हैं वही आप रात को पढ़ते हैं और वही फ़ायदा होता है कि उससे आपको परमानेंटली याद हो जाता है। बिकॉज क्लिनिकल कोरिलेशन इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न मेडिसिन और रिमेम्बर मेडिसिन। ओके, अब आते हैं ग्रांड टेस्ट पर। तो बहुत स्टूडेंट्स GT को सिर्फ मार्क्स देखने के लिए देते हैं, लेकिन टॉपर GT को लर्निंग टूल की तरह यूज करते हैं। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग्स में एक बेसलाइन GT दीजिए, इससे आपको अपना करंट लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। उसके बाद इंटर्नशिप के बीच में हर मंथ एक GT आपको देना है और एग्जाम के पास आते आते आपको हर वीक एक GT देना है। लेकिन एक बात याद रखिए, GT देना इम्पोर्टेंट नहीं है, GT एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। हर GT के बाद एरर लॉग बनाइए, देखिए किस सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ रिकॉल आपका वीक है और कौन से टॉपिक्स बार बार आपसे गलत हो रहा है। अगर आप सिर्फ GT एनालिसिस इम्प्रूव कर लेते हैं तो बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई के स्कोर इम्प्रूव होने लगता है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा GT स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर इंटर्न करता है। पहली मिस्टेक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खोल लेना। इंटर्नशिप में रॉबिन्स और हैरिसन कंप्लीट करने की प्लानिंग प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी मिस्टेक्स, हॉस्पिटल सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाना। रिमेंबर, क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी प्रिपरेशन का पार्ट है। तीसरी मिस्टेक्स, हर महीने प्लेटफॉर्म चेंज करना, कभी मैरो, कभी प्रिपलैडर, कभी टेलीग्राम PDF। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। और सबसे डेंजरस मिस्टेक्स कि स्लीप सैक्रिफाइस करना। लेट नाइट पढ़कर अगर नेक्स्ट दिन कुछ याद ही ना रहे तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। स्मार्ट प्रिपरेशन ऑलवेज बीट्स लॉन्गर प्रिपरेशन। ओके, अब एक टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मेंटल हेल्थ। इंटर्नशिप फिजिकली भी डिमांडिंग होती है और इमोशनली भी, तो इसलिए अपना हेल्थ रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रोज 6 से 7 घंटे स्लीप लीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, 30 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग करिए, 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग भी बहुत हेल्प करती है। ये सब आपको ट्राई करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। जब आप 1 से 2 महीना लगातार इसको करेंगे तब आपको देखिएगा कि कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ से फ़ायदा होता है, ठीक है। जब मैं उस टाइम था तो ये सब करता था, जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, तो फोकस बढ़ी रहती थी। अभी मैं PG में हूँ तो टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का। तो अभी जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना फोकस नहीं हो पाता है। 1 घंटे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं फिर 10 मिनट मोबाइल देखने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको फोकस करने के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना है। और प्लीज़ हर वीक
एक ऑफ डे या हाफ डे जरूर रखिए। ठीक है, बर्नआउट से कोई रैंक नहीं आती है, कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं या आप बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो एक दिन या हाफ डे आप लीव ले सकते हैं। आप खुद को टाइम दे सकते हैं, कहीं एंजॉय करने के लिए बाहर घूम सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरी स्ट्रेटजी को सिर्फ कुछ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। सबसे पहले अपनी पोस्टिंग्स को आइडेंटिफाई कीजिए, हार्ड है या मीडियम है या लाइट है। उसके अकॉर्डिंग स्टडी टारगेट सेट कीजिए। लाइट पोस्टिंग्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। हर हार्ड पोस्टिंग में क्लिनिकल लर्निंग और डेली एमसीक्यूज कंटिन्यू रखिए। एक ही प्लेटफॉर्म्स यूज करिए और रेगुलर ग्रांड टेस्ट दीजिए। जीटी एनालिसिस को कभी स्किप मत करिए और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। याद रखिए, इंटर्नशिप और नीट पीजी प्रिपरेशन एक साथ मैनेज की जा सकती है, बस प्लानिंग सही होना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप ऑलरेडी उन स्टूडेंट से एक स्टेप आगे हैं जो सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। अब एक्शन लेने का टाइम है। कमेंट करके बताइए आपकी करंट पोस्टिंग कौन सी चल रही है और आप नीट पीजी 2027 को कैसे टारगेट कर रहे हैं, अभी क्या प्लान आप यूज कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।